नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपको धन विधेयक के बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि धन विधेयक क्या है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई हुई है। इसके अनुसार कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें निम्न वर्णित एक या अधिक समस्त उपबंध होंगे। मतलब जो भी अब नीचे वर्णन करेंगे तो उनमें से एक या एक से अधिक उपबंध अगर मेल खाते होंगे तो उसको धन विधेयक माना जाएगा। किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। तो कोई भी अगर कर है उसको लगाना, अधिरोपण करना, उत्सादन मतलब नष्ट करना, परिहार त्याग देना, परिवर्तन उसमें कोई बदलाव लाना या विनियमन उसको उस कर को रोक देना। केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा लिए गए जो भी उधार के धन होंगे उनको रोकना। जैसे हमारी केंद्र सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, किसी और देश से लेती है, तो इन सभी को रोकने का काम है। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा ऐसी किसी निधि में धन जमा करने या उसमें से धन निकालना। तो जो भारत की संचित निधि है या आकस्मिकता निधि मतलब कंटिजेंसी फंड और इमरजेंसी फंड जो है उसमें से धन जमा करना या उसके अंदर से धन को निकालने की जो भी बातें रहेंगी वो धन विधेयक में आता है। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, जो भारत की संचित निधि है उससे धन को मतलब धन की निकासी को रोकना। भारत की संचित निधि पर भारित किसी भी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना। तो जो भारत की संचित निधि है उस पर भारित कोई भी व्यय है उसको बताना या फिर उस प्रकार की किसी भी व्यय की राशि में वृद्धि कर देना। अगर ये सब किसी विधेयक में बातें कही जा रही हैं तो वो धन विधेयक रहेगा। भारत की संचित निधि या लोक लेखा में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय या इनका केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण। जो भारत की संचित निधि है या लोक लेखा है उसके अंदर किसी भी प्रकार की धन की प्राप्ति मतलब कहीं से अगर धन आता है या उस धन की रक्षा करने की बात आती है या उसके खर्च करने की बात आती है या केंद्र अथवा राज्य की जो निधियां हैं मतलब ये फंड्स हैं उनकी लेखा परीक्षण की अगर बात रहती है तो ये भी धन विधेयक के अंदर माना जाता है। अब इसमें से कोई भी अगर विषय जो भी ऊपर बताए गए हैं या अभी मैंने बताए हैं उन सब में से कोई विषय अगर पालन होता है तो वो विधेयक धन विधेयक में आ जाएगा। यद्यपि यह कोई विधेयक केवल निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि वह अगर जुर्माना या अन्य धनीय शास्तियों का अधिरोपण करता हो, जैसे किसी के ऊपर अगर जुर्माना लगाया गया हो या जो धन का जुर्माना लगा हो, तो ऐसी जो भी रहेंगी वो इस धन विधेयक के अंदर नहीं आता है। किसी भी काम के लिए फीस या कोई भी सेवा के लिए फीस की मांग अगर करता है तो वो भी धन विधेयक में नहीं आएगा। किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। अगर मान के चलिए कोई भी ग्राम पंचायत है वो कुछ खास प्रयोजन के लिए कहीं पे कर लगाती है, जैसे गांव में मेले होते हैं तो उन पे मेलों के ऊपर जितने वाहन आते हैं तो उनके ऊपर वाहन का स्टैंड टैक्स लगा दिया जाता है। तो इन सभी जो टैक्सेस हैं इनका अधिरोपण करना, उत्सादन या उनमें चेंजेस करना, ये सब धन विधेयक में नहीं आता है। धन विधेयक से संबंध में लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है।
तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसके हाथ में ही सारे निर्णय रहते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा नहीं है। उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब उसने अगर कोई निर्णय दे दिया कि हाँ ये विधेयक धन विधेयक है, तो इसके ऊपर कहीं पे भी चुनौती नहीं दे सकते, ना ही किसी न्यायालय, ना संसद में और ना राष्ट्रपति के पास इसकी चुनौती नहीं होती। जब धन विधेयक राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में पृष्ठांकन करता है। तो जब कभी भी जो धन विधेयक है वो राज्यसभा या राष्ट्रपति के पास जाएगा तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो वहाँ पे बताएगा कि हाँ ये जो विधेयक है ये धन विधेयक है, ये बता के भेजता है। संविधान में संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया विहित है। जो संसद है उसके द्वारा धन विधेयक को पारित करने के लिए एक अलग से प्रक्रिया संविधान में बताई गई है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जो धन विधेयक है वो सबसे पहले केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है और प्रस्तुत करने से पहले सिर्फ राष्ट्रपति की ही पूर्व अनुमति या सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रत्येक विधेयक जो है वो सरकारी विधेयक मान लिया जाता है और इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरह का जो भी विधेयक होगा उसको सिर्फ मंत्री ही प्रस्तुत करेंगे और ये सरकारी विधेयक रहेंगे। लोकसभा में पारित होने के उपरांत इसे राज्यसभा में विचारार्थ भेजा जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद इसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है विचार करने के लिए। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में काफ़ी लिमिटेड शक्तियाँ हैं, काफ़ी प्रतिबंधित शक्तियाँ हैं उसके पास, राज्यसभा के पास। यह धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। ये केवल सिर्फ और सिर्फ सिफारिश कर सकती है कि हाँ ये इसमें कुछ हमें सुधार चाहिए, आप अगर कर सकते हो तो देख लो। तो 14 दिन के भीतर उसे इस पर अपनी स्वीकृति भी देनी होती है, अन्यथा वह राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। अगर 14 दिन के भीतर जो राज्यसभा है वो स्वीकृति नहीं देती है तो उसको राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। लोकसभा के लिए आवश्यक नहीं होता कि वो राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करे। तो लोकसभा के लिए ये बात आवश्यक नहीं है कि वो राज्यसभा ने जो भी सिफारिशें बताई हैं उनको स्वीकार कर ले। उसका अगर मन हुआ लोकसभा का तो राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा। यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को मान लेती है तो फिर इससे संशोधित विधेयक को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित मान लिया जाता है। अगर लोकसभा क्या है कि अगर संशोधन को मान लेती है तो उसको फिर दोबारा पूछने के लिए नहीं भेजा जाता है कि राज्यसभा के पास, मतलब दोबारा नहीं जाता है, वो पहले ही पारित मान लिया जाता है। लेकिन यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को नहीं मानती तो फिर इसे मूल रूप में ही दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित मान लिया जाता है। अगर बदलाव नहीं होते हैं तो भी इसको पारित मान लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा के पास धन विधेयक को लेकर के कोई शक्ति नहीं है। अगर वो कोई भी सिफारिश करती है तो ये लोकसभा के ऊपर है कि वो राज्यसभा की बात माने या ना माने। यदि राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिन तक वापस नहीं करती तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है। अगर 14 दिनों तक राज्यसभा ने इसको रोका तो भी ये जो है विधेयक दोनों सदनों में पारित मान लिया जाएगा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियाँ काफ़ी सीमित हैं। तो जो राज्यसभा की शक्तियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं। दूसरी ओर साधारण विधेयक जो होते हैं उसके मामले में दोनों सदनों के पास समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो जो जितने भी अलग नॉर्मल विधेयक हैं, जैसे वित्त विधेयक हो गया या अलग जितने भी प्रकार के विधेयक हैं, संविधान संशोधन विधेयक, ये सब दोनों ही सदनों में समान शक्तियाँ दोनों सदनों को मिली हुई हैं। अंततः जब धन विधेयक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देता है या फिर इसे रोक कर रख सकता है। तो जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो स्वीकृति दे दे या इसको रोक कर रख सके, लेकिन वह किसी भी दशा में इसे विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। मतलब उसके पास धन विधेयक के लिए दो ही प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, या तो स्वीकृत कर दे या फिर उसको रोक के कुछ समय के लिए रख सकता है। सामान्यतः लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले जब राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है
तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति इससे सहमत है तथा वे इस पर सहमति भी दे देता है। तो जब भी लोकसभा में प्रस्तुत होता है उससे पहले राष्ट्रपति से सहमति ले ली जाती है, जिसकी वजह से माना जाता है कि राष्ट्रपति इस विधेयक से सहमत है। और आमतौर पे राष्ट्रपति क्या करता है, कोई भी धन विधेयक आता है तो उस पर सहमति दे देता है। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो।